जो भी सभी वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त में। आ जाओ भाई सभी एक बार जुड़ जाओ। एक बार जुड़ जाने के बाद सभी थंब कर दियो। आ जाओ भाई सभी। तो हमारा चल रहा था लास्ट टाइम पे सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज चल रही थी और लेक्चर 4 चल रहा था। एक बार सभी थंब कर दो। मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भाई? एक बार सभी थंब कर दो भाई। एक बार सभी थंब कर दो भाई। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं भैया, सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेस की। मिलर इंडिसेस की, मिलर घातांक, मिलर घातांक की। इसके बाद हम देखेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। इसके बाद हम देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसे एचसीपी बोल देंगे। और इसके बाद हम देखेंगे फेज सेंटर्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे भैया, इसके बाद मतलब इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। एक बार सभी थंब कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं भैया। चलो पहले यही चार टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं टाइम रहा तो। ठीक है, और जो सभी ये टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आपके यहाँ से मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन और प्लस न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनेंगे क्वेश्चंस। डेफिनेशन के कंसेप्ट में से क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्लस न्यूमेरिकल के कंसेप्ट में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लोज पैक स्ट्रक्चर में से भी आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना है। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। एचसीपी से भी एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। और एफसीसी टाइप की स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। एक बार सभी थंब कर दो। जो भी स्टूडेंट जुड़ते चला जाए, एक बार सभी थंब करते रहो। आ जाओ भी सभी एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिलर इंडिसेस के बारे में। तो यहाँ तक तो कोई किसी को भी दिक्कत समस्या ना, ठीक है। ये आपने टॉपिक नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखते हैं मिलर इंडिसेस के बारे में। मिलर इंडिसेस के बारे में, इससे बोलते हैं हम मिलर घातांक हिंदी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिलर इंडिसेस के बारे में। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं भैया। एक दो क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ मिलर इंडिसेस को समझने के लिए। आ जाओ भाई सभी एक बार वेट कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट जुड़ जाओ। देखो भैया, मिलर इंडिसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। मिलर इंडिसेस का बेसिक कंसेप्ट समझ लो। ये मिलर इंडिसेस का कुछ बेसिक कंसेप्ट है, पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि जो मिलर इंडिसेस में टर्म्स आने वाली है उसके पहले बेसिक कंसेप्ट से अगर हम जान गए इस बेसिक कंसेप्ट तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, आ जाओ भाई सभी एक बार।
हाँ भाई, अब बताओ भाई, मेरी वॉइस आ रही है एकदम क्लियर? अब तो कोई दिक्कत ना है किसी को भी? चलो एक बार और दोबारा से बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो गई थी भाई। देखो भाई, पहला मिलर इंडिसेस, मिलर घातांक जो होते हैं, इसके पहला बेसिक कंसेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला मान लो हमने कोई एक लेटिस क्रिस्टल ले लिया और लेटिस क्रिस्टल के ये पॉइंट ले लिए। ठीक है भाई, लेटिस क्रिस्टल के ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट है लेटिस क्रिस्टल के। अब यदि इन लेटिस पॉइंट के लेटिस पॉइंटों से कोई भी मान लो इस तरीके से कोई लाइन खींची जाए, मान लो इस प्रकार से कोई लाइन खींच दी, इस प्रकार से दूसरी पैरेलल में ऐसे भी तो खींच सकते हो। आप कहोगे कि हम इस प्रकार से भी तो खींच सकते हैं। एक तो प्लेन ये हो गया हमारे पास, जो ये दो लाइन आपस में पैरेलल खींची हैं, एक प्लेन ये हो गया। एक प्लेन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ऐसे, इस तरीके से, इस प्रकार से भी तो प्लेन हो सकता है। दूसरा इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी। तो ये क्या बने, लाइन खींचने के बाद कुछ स्पेस से बन गए होंगे, कुछ स्पेस से बन गए होंगे। इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला गया लेटिस प्लेन। क्या बोला गया, लेटिस प्लेन। यानी कि इन्हें बोला गया जालक तल। क्या बोला गया, इन जालक तल। ठीक है भाई, यानी कि ये सबसे शुरुआत में हमने क्या लिया था, लेटिस क्रिस्टल लिया था भैया, लेटिस क्रिस्टल। ठीक है भाई, जालक क्रिस्टल। इस जालक क्रिस्टल में कुछ हमारे पॉइंट थे, ये छोटे छोटे पॉइंट थे, ये जैसे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे मैंने बोल दिया लेटिस पॉइंट। ठीक है भाई, जालक बिंदु। मान लो हमारे पास कोई लेटिस क्रिस्टल था, उसके अंदर जालक बिंदु थे। यदि इन जालक बिंदुओं को आपस में मैंने मिलाने के लिए कोई भी अरेंजमेंट कर रैंडमली, चाहे तो इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, मिलाने के लिए ऐसे या ऐसे, दो पैरेलल लाइन खींची मैंने। क्या खींची, दो पैरेलल लाइन। इन दो पैरेलल लाइन को, इन दो पैरेलल लाइन के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। मान लो इस वाले को मैंने कह दिया D1, और इस वाले को मैंने कह दिया यहां तक D2, और इस वाले को मैंने कह दिया सपोज करो D3। तो ये जो हमारी D1 D2 D3 हमें दिखाई दे रही है, D1 D2 और D3 हमें दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम इंटर स्पेसिंग, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस। इसे बोलते हैं अंतरा, अंतरा अवकाशी या अंतराकाशी, अंतरावकाशी दूरी। ठीक है, D1 D2 D3 को। अब इन्हीं जो ये हमारे लेटिस प्लेन आया है, इसी लेटिस प्लेन की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब स्थिति, और डायरेक्शन को बताने के लिए हो, और किसे बताने के लिए हो, डायरेक्शन को बताने के लिए हो, यानी कि दिशा को बताने के लिए हो। किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी भैया, मिलर इंडिसेस की। किस चीज की जरूरत पड़ी, मिलर इंडिसेस की। जल्दी से बताओ, सभी को ये कंसेप्ट पता लग गया कि भैया हम मिलर इंडिसेस से क्या करते हैं? जल्दी बताएंगे। आप कहोगे कि भाई हमारे पास कोई लेटिस प्लेन है, उस लेटिस प्लेन की ओरिएंटेशन और डायरेक्शन बताने के लिए जिन किसी पॉइंट का प्रयोग करा गया या जिस किसी मेथड का प्रयोग करा गया, इसे क्या बोला हमने, मिलर घातांक या मिलर इंडिसेस। एक बार सभी थंब कर दो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई हो सभी को। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी?
एक बार जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? सभी थम कर दो एक बार। चलो मैं अगले पेज पे आपको बताता हूं, एक शॉर्टकट में बता देता हूं आपको ये वाली बात कि भैया किसी भी क्रिस्टल में कोई लेटिस प्लेन की, किसी भी लेटिस प्लेन की दो चीज बताने के लिए, या तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी कि स्थिति, या फिर पोजीशन बताने के लिए हो, या फिर डायरेक्शन, सॉरी, ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन बताने के लिए हो, जिसका प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया जाता है भैया? किसका? मिलर इंडिसिस का, मिलर इंडिसिस का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या? यानी कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में जालक तल की स्थिति, जालक तल की स्थिति वह दिशा बताने के लिए, वह दिशा बताने के लिए, बताने के लिए क्या बताया भाई? कि किसी भी क्रिस्टल में जालक तल की स्थिति व दिशा बताने के लिए मिलर घातांक का प्रयोग करते हैं, मिलर घातांक का प्रयोग करते हैं, मिलर घातांक का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आपने एक बात और देखी होगी ज्यादातर, भाई लेटिस प्लेन हमारा कब डेवलप्ड होता है? लेटिस प्लेन हमारा कब डेवलप्ड होता है? जब आप देखोगे लेटिस प्लेन हमारा पैरेलल लाइंस में डेवलप होता है, चाहे इसके लिए पैरेलल हो, चाहे इसके लिए पैरेलल हो, चाहे इसके लिए पैरेलल हो। ठीक है भैया, तो लेटिस प्लेन में, किसी भी लेटिस प्लेन में, किसी भी लेटिस प्लेन में जो ये लाइन होती है, ये कैसी होती है? हमारी पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें मिलर इंडिसिस में काम होता है वो पैरेलल लाइंस को लेकर होता है, यानी कि पैरेलल लाइंस में ही हमारे इंटरसेप्ट पॉइंट मिलेंगे। और पैरेलल लाइंस में किस प्रकार से इंटरसेप्ट पॉइंट मिलेगा? आप सोचोगे पैरेलल लाइंस तो कभी भी आपस में इंटरसेप्ट ना करती, लेकिन उस दो पैरेलल लाइंस तो आपस में मतलब चार, दो एक सेट तो हो गया पैरेलल लाइंस, दूसरी का सेट हो गया, वे तो आपस में कर सकती है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह लगूं कि मिलर इंडिसिस, मिलर इंडिसिस कौन कौन से होते हैं? तो किसी भी क्रिस्टल में जालक तल की स्थिति व दिशा बताने के लिए मिलर घातांक कौन कौन से होते हैं? एक के एल, एच के एल। अगर कोई आपसे पूछा लगा कि एच के एल का सेट क्या कहलाता है भैया? हमारा मिलर इंडिसिस कहलाता है। एच के एल का सेट क्या कहलाता है भैया? हमारा मिलर इंडिसिस कहलाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? यानी कि पैरेलल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सेट भी लिख लियो। ठीक है, एक बार नोट कर लो सभी यहाँ तक का। अब मैं आपको बताता हूं एक केस। अगर सपोज करो मेरे पास इस तरीके से, इस तरीके से मैं एक बनाता हूं केस, एक डायग्राम देखो भाई। अगर मैंने कहा एक मान लो इस तरीके से एक्सिस होगी, एक इस तरीके से एक्सिस होगी, और एक इस तरीके से एक्सिस होगी। सपोज करो इसे मैंने कह दिया एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, इसे कह दिया मैंने जेड एक्सिस, और इसे कह दिया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, और जैसी मैं इधरली डायरेक्शन में चलता हूं, देखो भाई जैसी मैं इधरली डायरेक्शन में चलता हूं, मान लो इधर की डायरेक्शन में मैं चला, तो इधर के
वन पॉइंट चला, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, इसे मैंने कह दिया ए वेक्टर। ठीक है भैया, ऐसे ही मैं दूसरी डायरेक्शन में इधर की तरफ ने चला, तो यहाँ पे कितनी यूनिट चला, मान लो 1 यूनिट चला। और इसी प्रकार से मैं इधरली साइड में जो चला वो कितनी यूनिट चला, 2 यूनिट चला। ठीक है भैया, कितनी यूनिट चला, 2 यूनिट। तो मैं अगर इन्हें इस तरीके से इन्हें टोटल ओरिएंटेशन देखूं इसका, कि भैया इस बात को मिलर इंडिसेस में दिखा दो, तो किस प्रकार से दिखाऊंगा। देखो भाई, पहला मैं 1A चला, पहला मैं 1A चला, फिर मैं 2B चला, 1A, ये B, और दिल्ली साइड में क्या है, 1 का C। तो मिलर इंडिसेस को मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं कि 1A, 1A, 2B और 1C। इसे इस प्रकार, इस रिप्रेजेंटेशन को मैं कुछ इस प्रकार से दिखा सकता हूं। अब इसका मिलर इंडिसेस चेक करेंगे हम, इसका हम क्या करेंगे भैया, मिलर इंडिसेस चेक करेंगे। जल्दी से बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। मतलब ये मैंने एक फॉर्मेट दिखाया कि इस प्रकार से अगर फॉर्मेट रैग रहेगा तो इस प्रकार से। अब इन चीज का मिलर इंडिसेस निकालना करेंगे। देखो कैसे, अगर मान लो इस एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चला तो ए वेक्टर के टर्म्स में, मैं वाई एक्सिस में 2 यूनिट चला तो बी वेक्टर के टर्म्स में, और एक एक टर्म्स चला जेड एक्सिस में सी, तो मैं इसको रिप्रेजेंटेशन मेरा कुछ इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, चलो मैं एक केस बताता हूं आपको, यहाँ तक आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो भाई, एक केस बताता हूं मैं आपको। यदि सपोज करो, यदि सपोज करो मेरे पास इस तरीके से कोई भी एक क्रिस्टल लेटिस है, इस तरीके से कोई भी एक क्रिस्टल लेटिस है, ठीक है भाई। चलो ये तो 2D का केस हो गया। चलो मैं 1D का केस लेके चलता हूं पहले। 1D, 1 डायमेंशन का। अब यदि मैं इस मेरा मान लो ये P पॉइंट है, और ये क्या है, मेरा Q पॉइंट है। ठीक है भैया, और मुझे पता है ये वाली जो मेरी डिस्टेंस है, ये यहां से यहां वाली, ये मेरी ए वेक्टर है। तो मुझे P से Q की तरफ ने जाना है, P से Q की तरफ ने जाना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि आर कैप, यानी कि ट्रांसलेशनल वेक्टर जो रहा होगा इसका, ए वेक्टर, ए वेक्टर आई कैप या 1A, इस तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि एक डिस्टेंस ही तो है। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हो, मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये मुझे पता है ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी है, ए वेक्टर है। अभी 1 डायमेंशनल का केस चल रहा भैया इधर। तो मुझे यहाँ पर मैंने और इसे ओरिजिन मान लिया, और यहाँ पे मैंने इसे क्यू पॉइंट मान लिया। ठीक है, मुझे पी से क्यू की तरफ ने जाना है, पी से क्यू की तरफ ने जाना है इस तरीके से। तो एक बार बताना, इसकी ए होगी, इसकी ए होगी, इसकी ए होगी, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3A वेक्टर, इस प्रकार से। ये तो 1 डायमेंशनल का केस हो गया भाई। इन केस ऑफ 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, तो भैया मिलर इंडिसिस इसका क्या हो जाएगा, आप कहोगे इसका मिलर इंडिसिस 1 रह जाएगा। ठीक है, आप कहोगे इसका मिलर इंडिसिस कितना रह जाएगा, आप कहोगे इसका 3 रह जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर 2 डायमेंशन में देखने लगे, इन केस ऑफ 2 डायमेंशन में, तो भैया 2 डायमेंशन में मिलर इंडिसिस क्या हो जाएगा, चेक करके देखते हैं। ठीक है भाई, मान लो ये डायरेक्शन में, मान लो ये एक ए के बीच की, मान लो 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ए है। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे इस तरीके से, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, मुझे इस तरीके से एक इस पॉइंट पे पहुंचना है, मान लो। ठीक है,
मुझे चेक करना है 2 डायमेंशन में भैया मिलर इंडिसेस। मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है मुझे, इस वाले पॉइंट पे, मान लो ये क्यू पॉइंट है, मान लो मैं इसे ओरिजिन पॉइंट मानता हूँ, पी पॉइंट मानता हूँ, तो किस प्रकार से जा सकता हूँ? एक तो देखो इस तरीके से यहां तक, इस पॉइंट तक गया, और अगर आगे की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो प्लस, और नीचे की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो कैसा? माइनस। ठीक है, और मुझे किस पॉइंट पे पहुंचना? मुझे किस पे पहुंचना? क्यू पॉइंट पे पहुंचना। तो ठीक, अगर मैं ऐसे पी से आगे की तरफ न चलता हूं, ठीक है भैया, एक्स एक्सिस पे चलता हूं, तो पहले तो मैंने ऐसे चला तो ये वाला एक डिस्टेंस मेरी ए थी, यहाँ पे देखा एक है, यहाँ पे देखा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, तो 1 2 3, तो एक्स एक्सिस में कितना गया? 3 है, और वाई एक्सिस में कितना आया? अगर मैं वाई एक्सिस में माइनस में देखने लगू तो कितना आया? माइनस के 3 भी। तो इस प्रकार से इसका रोटेशन मतलब ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इस प्रकार से। मान लो 2 डायरेक्शन का केस है, और ठीक उसी प्रकार से 3 डायमेंशन का बनना भी आपको बताया था। लेकिन यहां से इस तरीके का क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाना है, ये तो एक नोटेशन हो गया, ये तो क्या हो गया? एक नोटेशन हो गया। अब देखो किसी भी चीज का मिलर इंडिसेस आप किस प्रकार से निकाल सकते हो? महत्वपूर्ण काम, किसी का भी मिलर इंडिसेस निकालना। डिटरमाइन द फॉलोइंग मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस। ठीक है भैया, किसी भी चीज का मिलर इंडिसेस निकालना, इसके रूल है कुछ, उन रूल को फॉलो करते रहो। अगर मैं आपसे कह लगू 3, ये पोजीशन दे रखी, मान लो 3a वेक्टर, 2b वेक्टर और 4c वेक्टर, इस प्रकार से दे रखी है। ये 3 डायमेंशन में केस है भैया। तो अगर इसका मिलर इंडिसेस निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मिलर इंडिसेस निकालने के लिए सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिख लो। तो कोफिशिएंट आप कहोगे 3 है, 2 है और 4 है। इनका रेसिप्रोकल कर लो। क्या कर लो? इनका रेसिप्रोकल कर लो। तो 1/3, 1/2 और 1/4, इनका एलसीएम लेके इन्हें सेम कर लो भैया। एलसीएम से कर लेके सेम कैसे? 3 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया हमारे पास? 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? आप कहोगे इसमें 4 की करनी पड़ेगी। इसमें कितनी करनी पड़ेगी? आप कहोगे 6 की करनी पड़ेगी। इसमें आप कहोगे कितने की करनी पड़ेगी? भाई 3 की करनी पड़ेगी। तो यहां से इसका रिजल्ट क्या बना भैया हमारा? आप कहोगे 4/12, 6/12 और 3/12। जैसी हमारी एक टर्म्स नीचे की सेम होगी तो आप इसकी मिलर इंडिसेस को लिख सकते हो 4 6 और 3, इस प्रकार से। तो आप इसे बिल्कुल अलग भी लिख सकते हो इस तरह का 4 6 3। ये मिलर इंडिसेस को दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका करके दिखाओ मुझे, एक मिलर इंडिसेस निकाल कर दिखाओ। आप आई होप सब समझ गए होंगे इसका मिलर इंडिसेस कैसे निकालना मैंने। चलो अगले क्वेश्चन का मिलर इंडिसेस निकाल लो और आंसर बताओ सभी। 3a, 2b, 2c। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए भाई, जल्दी बताओ भैया, आंसर आ जाना चाहिए सभी का मिलर इंडिसेस। जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या रहा भाई मिलर इंडिसेस? 2 3 3, सही बताया एकदम। जल्दी बताओ और सभी कमेंट करो जल्दी जल्दी, और फिर देखते हैं कितना आया सभी का। देखते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं भैया, इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं 3 2 और 2। फिर इसका रेसिप्रोकल अगले पॉइंट में, रेसिप्रोकल 1/3, 1/2
1/2। ठीक है भैया, फिर क्या करते हैं, इनका एलसीएम सेम कर लेते हैं, 3 और 2 का ये 6 बनेगा। तो एलसीएम सेम करने के लिए इसका क्या बनेंगे, इसमें 2 से और इसमें कितने से, 3 से, और इसमें कितने से करेंगे, आप कहोगे 3 से। तो अब आप देख रहे होगे एक टर्म्स हमारी इक्वल होगी होगी 2/6, 3/6 और 3/6। तो हमारे पास ये टर्म्स 2 3 3, तो इसके मिलर इंडिसेस हो जाओगे हमारे 2 3 3। आंसर आ गया भाई सभी का 2 3 3। जल्दी से भैया एक बार सभी थंब करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। जल्दी बताओ भाई थंब करके सभी, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने। चलो अगले पॉइंट के मिलर इंडिसेस निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन है हमारे पास ए B/2 और सी। चलो मिलर इंडिसेस बताओ इसके कितने रहेंगे। जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, जल्दी कितने रहेंगे इसके। वन फोर टू। चेक करो दोबारा से भाई। सही से चेक करो भाई एक बार, क्या रहेंगे भाई इसके। 1 2 1 आया आंसर अभी तक, आया बिल्कुल ठीक। और बताओ जल्दी से, चलो चेकआउट करते हैं। देखो भाई, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1, इसका कोफिशिएंट रहेगा 1/2, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1। इसका रेसिप्रोकल कर दो सभी को, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल कितना रहेगा 1। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, इसका रेसिप्रोकल मान लो 1/1 लिख लिया, 1/1 लिख लिया, इसका इस प्रकार से लिख लिया, तो कोई दिक्कत समस्या थोड़ी ना हुई। और नीचे का तो सेम ही मिल रहा, तो 1 to 1 हो गया इसका, तो कितना हो गया 1 to 1। जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। सभी का आ गया भाई। हाँ भाई जल्दी से बताओ, आ गया भाई सभी का। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका मिलर इंडिसेस निकाल लो भाई। मिलर इंडिसेस निकाल लो इसका, ए 2B और इनफाइनाइट। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे भाई। और इसका भी बताना भाई।
एक है हमारे पास a/2, b और c, इस प्रकार से। पहले इसका बताओ, मिलर इंडिसेस निकालो। 1 2 0। एक बालक का आया अभी तक सही, एक का गलत आया है, चेक करो जल्दी से। इसमें अभी कोई गड़बड़ है भाई? चेक आउट करो इसे जल्दी से। देखो भाई, इसका क्या आया भाई, हमारा कोफिशिएंट 1 2 और इनफाइनाइट। ठीक है भाई, अगर इससे रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, वो 1/1, 1/2 और 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/1, 1/2, 1 अपॉन इनफाइनाइट को कैसे लिखा जा सकता है? 1/0, 0 गया ऊपर तो 1/1, 1/2 और ये क्या हो जाएगा? 0/1। इनका एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से। इस वाले में कितने से? 1 से। इस वाले में कितने से? देखना चेक करके कितना आया भाई। 2/2, 1/2, 0/2। तो कितना बना हमारे पास? 2 1 0। क्या ये बन गया सभी का? क्या ये आ गया सभी का मिलर इंडिसेस? चेक करो भाई। अगले वाले, ये वाला, ये इसका बताओ क्या आया? एक बालक का सही आया अभी तक 2 1 1, 2 1 1 सही आया अभी तक। चलो इसे देखते हैं। 1/2, 1 और 1, इसे रेसिप्रोकल लिख लो। 2 1/1 और 1/1। ठीक है भैया, एलसीएम ले लो इनका। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया, क्या बना? 2 1 1। जल्दी से बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है? सभी एक बार नोट कर लो। जल्दी से एक बार सभी नोट कर लो, कोई दिक्कत समस्या ना। कुछ बच्चों का अभी भी गलत आ रहा है। कुछ बच्चों का अभी भी गलत आ रहा है, सही कर लो भाई एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना आप किसी को भी? ठीक है, चलो। अगर बाय द वे किसी भी मिलर इंडिसेस में, किसी भी मिलर इंडिसेस में बाय द वे माइनस आ जाए तो उसका क्या करना होता है? तो भैया बार लगा दियो ऊपर। ठीक है, अब बार लगा दियो। मान लो ऐसा आ जा 2a और -3b और -4c आ जाए। ठीक है भैया, इस तरीके से मिल जाए आपको। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा भैया इसका आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, अगर माइनस आ जाए तो भैया बार लगा देना नॉर्मली। ये 2 हो गया, ये -3 अभी मत न लो। मान लो चलो अगर ले भी लेते हो, और ये -4, इस प्रकार से मान लो इसे आप रेसिप्रोकल करते हो। आप अभी माइनस मत न लो, ठीक है? आप अभी माइनस मत न लो, आपको पता रहना चाहिए सेकंड टर्म्स पर, थर्ड टर्म्स पर हमारा कैसा है? माइनस टर्म्स है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ रहा होगा? 12 आएगा। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 6 से, और इसमें कितने से करना पड़ेगा? 4 से, और इसमें कितने से करना पड़ेगा? 3 से। तो हमारे पास क्या टर्म्स आओगे? 6/12, 4/12, 3/12। तो यहां से हमारी टर्म्स बनी 6 4 3। ऐसा लिखने के बाद जिन जिन टर्म्स में माइनस आ रहा हो उसके ऊपर ऐसा बार लगा देना भाई। तो ये आपके टर्म्स किसके आ जाओगे?
मिलर इंडिसेस की टर्म्स आ जाओगे। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आ गया? 6 4 बार 3 बिल्कुल सही आया भाई, बिल्कुल सही आया आपका। तो आई होप कि मिलर इंडिसेस सभी को निकालने आ गए। आई होप कि मिलर इंडिसेस सभी को निकालने आ गए भाई। चलो, एक टर्म्स आपसे पूछता हूं मैं, एक टर्म्स पूछता हूं आपसे, उस टर्म्स का जवाब देना सभी। अगर सपोज करो एक प्लेन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा है भैया आपको, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे रखा, गिवन गिवन ए प्लेन, गिवन ए प्लेन इस प्रकार से दे रखा भैया, 3 2 2 व्हाट इट मीन, व्हाट डू यू मीन, ऐसा लिख देना, डू यू मीन इट, इसका मतलब बताओ क्या है। ठीक है भाई, यानी कि आपको अब की बार मिलर इंडिस दे दिया गया है, आपको इसका इंटरसेप्टिंग पॉइंट बताना है। ये क्या दे दिया आपको, मिलर इंडिसिस अब की बार दे दिया, अब का निकालना नहीं, उल्टा कर दो जल्दी से, जल्दी से इसका उल्टा कर दो। ये आपको क्या दे दिया गया है भैया, मिलर मिलर इंडिसिस दे दिया गया है अब की बार, और इसे आपको इंटरसेप्टिंग पॉइंट में बताना है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट में बताना है। चलो ऐसे बता दो, आंसर क्या आएगा भाई इसका? जल्दी बताओ इसका आंसर भाई सभी। जल्दी बताओ भैया इसका क्या होगा इंटरसेप्ट पॉइंट? इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होंगे इसके, यानी कि अंतःखंड बिंदु। जल्दी बताओ, उल्टा कर दो, जैसा अभी तक करते थे। एक बच्चे का आंसर आया 2A 3B 3C। एक बालक का आंसर आया 2 3 3। ठीक है, आप सभी दिखा दोगे? अगर मैं आपसे कह लगूं, इस 2 3 2 2 का मतलब है कि ये 1/3 पे और 1/2 पे और 1/2 पे क्या हो रहा होगा, इंटरसेप्ट हो रहा होगा, इंटरसेप्ट हो रहा होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने कितने बनेंगे, जल्दी से बताओ, उल्टे करने के बाद आपके आंसर कितना कितना आया, 2A 3B और 3C। बिल्कुल सही बताया, 2A 3B और 3C, क्या यही आ रहे हैं सभी के? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ क्या सभी के यही आंसर आ रहे हैं?
उल्टा कर दो इसका, इसका लेकर चल दो। आप जब चेकआउट करोगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब अगर यदि आप इसका लेकर चलोगे तो ये आ जाएगा, चेक कर लो, कॉन्ट्रा मेथड यूज कर लो। आप इसका मेथड यूज कर लो, कॉन्ट्रा ऑप्शन से भी यूज कर सकते हो आप। चलो ऑप्शन यूज ले लेता हूं मैं, ऑप्शन यूज्ड। भाई आपका ऑप्शन से क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इसे 1/2 लिख दिया हमने, इसे 1/3 लिख दिया और 1/3 लिख दिया, और इसका एलसीएम कितना आ गया सभी का आप पता करके देखोगे तो कितना बनेगा 3। यहाँ पे कितना बनेगा 2, और यहाँ पे देख लो एक बार कितना बनेगा। तो क्या क्या बने, 3 2 2 बन गए। क्या यही बनना है? आप कह रहे हो बिल्कुल यही बनना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही ना, आप ऑप्शन से भी चेक कर लियो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है। आपको सपोज करो इस तरीके का कोई प्लेन दे रखा और आपको ऑप्शन चारों में से किसी को भी जोन सा भी आपको लग रहा हो ठीक सा है, उसे आप इस तरीके से ऑप्शन चेक कर सकते हो। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? चलो एक मैं प्लेन देता हूं आपको और जल्दी से उस प्लेन के बारे में बताना। चलो अगला देखते हैं। चलो भाई अगला एक क्वेश्चन देखते हैं और आप प्लेन बताना फिर। फाइंड द मिलर इंडिसेस, फाइंड द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस, मिलर घातांक बताने हैं, मिलर घातांक बताने हैं। ठीक है भाई, एक डायग्राम दे रखा है आपको, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग पहला डायग्राम में क्या क्या रखा है आपसे, डायग्राम के अकॉर्डिंग बताने हैं आपको। जेड, एक्स, और ये है वाई, और यहां पर एक प्लेन टाइप का बना रखा है उसने। इस तरीके का एक प्लेन टाइप का बना रखा है। और इस प्लेन में वैल्यू दे रखी है ए। एक तो इसका बताना है आपको मिलर इंडिसेस क्या रहने वाला है डायग्राम का, और एक इस वाले का बताना है भैया। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर जेड एक्सिस पे एक टर्म्स दे रखी है इस तरीके से। चलो जल्दी से बताओ मिलर इंडिसेस क्या रहा है इसके, जल्दी से बताएंगे इसके मिलर इंडिसेस क्या रहेंगे भाई। जल्दी से बताओ इसके मिलर इंडिसेस। वन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एक बच्चे ने बताया वन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। मिलर इंडिसेस का मतलब होता है पूरा कंसेप्ट बताना। ठीक है, मिलर इंडिसेस देखो इसके कैसे कैसे पूछ आएंगे। फर्स्ट वाले का देखो एक बार, इस वाले का कैसे कैसे देखा जाएगा। अगर मैं इसको कह लगूं आपको एक्स एक्सिस में ये वाली टर्म्स, ये वाला जो प्लेन है ये कैसा पैरेलल प्लेन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म्स आओगी 1a, और ये वाली जब इस पर कुछ टर्म्स नहीं है ये आपस में पैरेलल टर्म्स माने जाओगे, और पैरेलल टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट शो करते हैं, इनफाइनाइट बी, इनफाइनाइट सी। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। आप कहोगे वन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो इसे आप लिख सकते हो 1/1, उल्टे करके लिख लो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इस प्रकार से। और आप कहोगे इसका बनेगा टर्म्स 1/1, और इसको लिख लोगे 1/1/0, इसे लिख सकते हो 1/1/0। ये 0 जाएगा ऊपर, 1/1 और 0/1 और 0/1, तो क्या बनने वाली है 1 0 0। ये वाले टर्म्स बनी भैया हमारी पहले वाले प्लेन की। जल्दी से इसका और बता दो।
जल्दी से इसका और बता देंगे भाई, इसका क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो भाई, सेकंड वाले का क्या आंसर बनेगा? अभी तक सही नहीं आया आंसर। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई भी प्लेन नहीं है, इसका मतलब पैरेलल कंडीशन को शो कर रहा है यो। तो इसमें आ जाएगा टर्म्स इनफाइनाइट ए, फिर वाई में देखो जाकर, वाई में कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट बी, और इस प्रकार से। लेकिन इसमें एक प्लेन बना हुआ है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो 1a। तो इनके कोफिशिएंट टर्म्सों को लिख लो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और 1, इस प्रकार से। इन्हें रेसिप्रोकल टर्म्स में लिख लो, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट और 1/1। इन्हें कैसे लिख सकते हो? 1/1/0। और इसे कैसे लिख सकते हो? 1/1/0। इसे कैसे लिख सकते हो? 1/1। जीरो जाएगा ऊपर, तो क्या टर्म्स बन जाएगी इसकी? 0 0 1। क्या जाएगा इसका? मिलर इंडिसेस। जल्दी से बताओ, क्या ये सभी आ गई? एक बच्चे का आ गया था आंसर, दूसरे बच्चे का भी आ गया। अब 0 0 1, ठीक है भाई, कितना आ गया? 0 0 1, बिल्कुल सही आ गया। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? हाँ भैया, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना? थंब कर दो एक बार सभी। ठीक है भाई, अगले का बताओ, मिलर इंडिसेस। अगले एक टर्म्स दे रखी है भाई, मिलर इंडिसेस, फाइंड द मिलर इंडिसेस। फाइंड द मिलर इंडिसेस। अगर कुछ इस प्रकार से दे रखा है हमारा, आपकी बार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का ध्यान रखा करो भाई, क्या टर्म्स बना के दे रखी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऊपर जेड एक्सिस है। तो अगर हम ऐसे इस वाली एक्सिस की तरफ ने चलते हैं, तो इसने टर्म्स का रखी है 2a। ऊपर की तरफ ने चलते हैं तो इसने टर्म्स का रखी है भैया 3a। और इधर की तरफ ने टर्म्स चलते हैं तो इसने कर रखी है भैया a। ठीक है। और जब इसे हम आपस में इस तरीके से मिलाते हैं, तो बताओ भैया क्या क्या आएगा इसका? जल्दी से। ये तो पहली इमेज होगी हमारी, दूसरी का और निकाल लो। ठीक इसी प्रकार से है। एक डायग्राम दे रखा है भैया हमारा, ठीक है भैया, एक डायग्राम दे रखा है हमारा। बता रखा है ये वाली लाइन की वैल्यू है a, और ये भी बता रखा है ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू भी क्या है हमारी? a है। ठीक है। और कुछ इस तरीके से रंगता हुआ दिखा रखा है उसने, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। कुछ इस तरीके का, और ये सारा एरिया जो है इस तरीके से रंगा हुआ दिखा रखा है। और आपसे पूछ रखा है कि इसका मिलर इंडिसेस बताओ, जो ये रंगा हुआ एरिया है। अभी मैं आपको ये रंगे हुए एरिया का कुछ और केस बताऊंगा कि कब कौन कौन से में क्या क्या लेते हैं। ठीक है भैया। पहले वाले का आंसर कमेंट करो जल्दी से पहले। इस तरीके से रंगा हुआ एरिया है हमारे पास,
तो इस तरीके के मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हो, सबसे पहले तो आपको यही सीखना पड़ेगा भैया, एरिया ये वाला कैसा होता है। ठीक है, इस तरीके का एरिया दे रखा है हमें। ठीक है, आपसे मिलर इंडिसेस पूछ रखा है। जल्दी से पहले वाले का आंसर बताओ सभी एक बार कमेंट करके। 362, 362, बहुत बढ़िया बताया। इसका आंसर क्या होगा? 362। इसका तो आ गया होगा, लेकिन इसका बताओ जल्दी से आंसर। सेकंड वाले का आंसर बताओ। चलो, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले पहले मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ आपको। पहले एक बार प्लेन टर्म्स बताता हूँ जिससे कि आप पहचान कर लो। ठीक है, जिससे कि आप पहचान कर लो। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 100 का डायग्राम में खींच कर बताओ कैसा रहेगा, और फिर मैं कहूं आपसे 110 का डायग्राम बताओ कैसा रहेगा, और फिर इसके बाद मैं आपसे कहूं 111 का डायग्राम बताओ कैसा रहेगा, तो इस प्रकार के पॉइंटों का डायग्राम देखेंगे भाई। ठीक है, एक बार देखो सभी बनाएंगे मेरे साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 वाले का कुछ डायग्राम इस तरीके से देखने को मिलेगा, फिर मिलर इंडिसेस अलग से निकालते हैं भैया। तभी में एक बार इस तरीके से बना लो। फिर आपको मिलर इन सब का मिलर इंडिसेस निकालने में बहुत हेल्प हो जाओगी। ये प्लेन बना के दे रहा हूं मैं आपको पहचान करने के लिए हो कि अगर प्लेन आ रहा है तो किस प्रकार से आओगा। ठीक है भाई, देखो भाई एक बार सभी ध्यान से। अगर ये 100 का केस है तो ये वाला जो है ना हमारा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये वाली हमारी कैसी है हमारी, ये वाई एक्सिस है। ये कैसी है भैया? वाई एक्सिस है। तो इस केस में केवल एक्स एक्सिस में सारा काम होना वन, और जेड एक्सिस में और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कुछ ना। तो जेड एक्सिस का ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आप डायग्राम इस तरीके से आप इसे कलर दिखता है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना भैया, अगर इस तरीके से हमारा कोई फिगर दे रखी है बना के, इस तरीके से हमें फिगर बना के दे रखी है, ठीक है, तो वो 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भैया, ऐसे ही अगर यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस है, और ऊपरले वाला क्या बताया था मैंने हमारा जेड एक्सिस है, और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है, क्या है वाई एक्सिस है। तो कुछ इस तरीके की टर्म्स अभी देखी थी हमने। तो अब तो आप आसानी से उसका मिलर इंडिसेस निकाल सकते हो भैया। अब तो आप आसानी से उसका मिलर इंडिसेस निकाल सकते हो, जो डायग्राम अभी बना के आया था मैं। आपको अब पता लग गया होगा कि ये इसके प्लेन होते तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा उसका। जल्दी से बता दो अब। जल्दी से बता दो भैया, मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा। उस वाले का आंसर आप बता दो कमेंट करके जल्दी से, कि भाई 100 तो नॉर्मल था हमारा, मिलर इंडिसेस थे ही, तो अब उसका वो सिस्टम क्या बन जाएगा। ठीक है भाई, और इस वाले का कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा हमारे पास। अगर कहीं इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये 111 का रहेगा।
अब जल्दी से बता दो मुझे उसका आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट कर दो एक बार सभी। अब जल्दी से बता दो उसका आंसर क्या रहने वाला है, आपको अब सभी बातें क्लियर होगी। ठीक है भाई, अब जल्दी से बता दो मिलर इंडिसेस उस वाले डायग्राम क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से इस वाले का जल्दी से बता दो भाई कमेंट करके कि इस वाले का मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा। सर पहले का उताराना, ठीक है देख लो। इस तरह के मिलर इंडिसेस क्या होते थे, 110। अरे ये मिलर इंडिसेस ही हैं, ये मिलर इंडिसेस ही हैं। इस वाले प्लेन के मिलर इंडिसेस ये होते हैं, इस वाले के ये होते हैं, इस वाले के ये होते हैं। तो अब आप देखोगे तो इस वाले का मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, 110 ना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 110। ठीक है भाई, देख लो एक बार। कोई दिक्कत समस्या, जल्दी बताओ तीनों पॉइंटों में कोई दिक्कत समस्या। जल्दी से बताओ, अब तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। तो मिलर इंडिसेस का कंसेप्ट सर एक बार रिपीट कर दो। देखो भाई मैंने क्या बताया एक बार मैं आपको बता दूं। अगर इस तरीके का कोई आपको प्लेन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो उसके मिलर इंडिसेस होंगे 100। इस प्रकार से कोई प्लेन दिखाई दे रहा है उसका मिलर इंडिसेस होंगे 110। इस प्रकार से कोई प्लेन दिखाई दे रहा है इसके वो होंगे मिलर इंडिसेस 111। तो भैया इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, इस वाले प्लेन का मिलर इंडिसेस पूछा था मैंने आपसे, तो अभी बता तो दिया 110। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। एक बार सभी थंब कर दो कि मिलर इंडिसेस का कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है भैया, तो ये था हमारा मिलर इंडिसेस का। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भैया, सबसे शुरुआत वाले पेज पे चले जाओ एक बार। सबसे शुरुआत वाले पे देखो भाई, मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे पास कोई भी हमारे पास कोई भी मतलब इस तरीके से हमारे पास कोई भी इस तरीके का लेटिस क्रिस्टल होता था, मान लो ये इस तरीके से। अगर इसके पैरेलल में कोई इस प्रकार से लाइन खींच दूं तो वे लाइन के बीच की एक डिस्टेंस आ जाती थी जिसे मैं D1 D2 D3 कहता था। तो इन D1 D2 D3 को क्या बोलता था, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, अंतरा अवकाशी दूरी। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला देखेंगे भैया, हम क्या देखेंगे भैया, इसके लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या देखेंगे, एक फॉर्मूला देखेंगे। तो देखो भाई एक बार सभी, नेक्स्ट है हमारा इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस फॉर्म। इसका एक जनरल टर्म्स फॉर्मूला होता है भैया। देखो अभी मैंने आपको बता के भी आया था मैं इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे जल्दी से। तो टॉपिक लिखेंगे सभी, स्पेसिंग इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस। और इसमें हिंदी में इसे बोलते हैं अंतराग्राहिक भी कहते हैं इसे, अंतराग्राहिक अंतराग्राहिक अंतराल, ये भी कह देते हैं भैया इसे हिंदी में अंतराग्राहिक अंतराल। ठीक है भैया,
जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहने लगूं, कोई भी एक क्रिस्टल है, मान लो ये कोई भी एक क्रिस्टल इस प्रकार का है, इस प्रकार से कोई भी क्रिस्टल है, मेरे साथ एक बार क्रिस्टल बना लो सभी। क्या बताया मैंने? कोई भी एक क्रिस्टल है, तो एक बार मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं भैया यहाँ पे। क्रिस्टल के दो क्रमांगत दो क्रमांगत दो क्रमांगत जालक जालक तलों जालक तलों के बीच की जालक तलों के बीच की लंबवत दूरी को लंबवत दूरी को लंबवत दूरी को अंतराग्राहिक अंतराग्राहिक अंतराल कहते हैं। अंतराग्राहिक अंतराल कहते हैं। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लो यहां तक का। और नोट करने के बाद सभी थंब कर देना एक बार सभी। तो इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस को आप इस प्रकार से भी कह सकते हो, द सेपरेशन। चलो इसके नीचे लिख देता हूं मैं, द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लेटिस प्लेन ऑफ क्यूबिक लेटिस प्लेन ऑफ क्यूबिक लेटिस प्लेन ऑफ क्यूबिक टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोमिक ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल इज नोन एज इंटर इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है। ठीक है भैया, जितना इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है। देखो कैसे, मैंने कहा क्रिस्टल के दो क्रमांगत जालक तलों के बीच की लंबवत दूरी को अंतराग्राहिक डिस्टेंस कहते हैं। मान लो ये क्रिस्टल है, ठीक है, दो क्रमांगत जालक तल यानी कि प्लेन है कोई भी, मान लो कोई भी एक प्लेन है, ये रहा एक प्लेन इस प्रकार से। मान लो एक प्लेन ऐसे भी तो हो सकता है, इस प्रकार से भी तो हो सकता है। तो मान लो इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो इसकी डिस्टेंस हो और इसकी डिस्टेंस हो, तो ये जो डिस्टेंस होती है हमारी D1 D2, ये क्या कहलाती है हमारी? इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है? इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस। और इसका इंपोर्टेंट होता है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? देखो एक बार ध्यान से, मैं अगर आपसे कहने लगूं DHKL भी लिखा हुआ जाता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, खाली D भी लिखा हुआ जा सकता है। DHKL इज इक्वल टू 1 अपॉन अगर क्यूबिक का केस नहीं है तो नॉर्मली H² अपॉन A² प्लस K² अपॉन B² और L² अपॉन C²। इसकी पावर कितनी बैठेगी भैया? ये अंडर रूट में होता है, तो अंडर रूट में टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2।
तो ये केस तब है जब नॉर्मल हो, हमारा क्रिस्टल कैसा हो, नॉर्मल हो। लेकिन यदि सिंपल क्यूबिक के लिए देखा जा लगे तो सिंपल क्यूबिक के लिए ए इजकल टू बी इजकल टू सी रखते हैं। तो जैसी तीनों टर्म्स इक्वल होती है तो वो टर्म्स ऊपर चली जाती है। एक बार यहां तक का नोट करो भाई सभी। तो चलो भाई आगे चलते हैं एक बार, किसके लिए देखते हैं। अगर सपोज करो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए देख रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या रहेगी। तो क्यूबिक क्रिस्टल के केस में ए इजकल टू बी इजकल टू सी होता है भैया। ठीक है, तो जरा वैल्यू रखना उसमें, ए इजकल टू बी इजकल टू सी। तो डी एच के एल टर्म्स आती है हमारे पास, ए तो चला गया ऊपर, ए अपॉन, क्योंकि वो तो इसको तीनों टर्म्स इक्वल होगी, पिछली वाली इक्वेशन में रख देना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। तो कभी कभार या तो वो यहाँ से टर्म्स ऐसा बना कर दे देता है, या फिर इस वाले टर्म्स को ऐसा दे देता है, डी एच के एल इजकल टू, इसे अंडर रूट में लिख देता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, कैसा इसका पूछा जाता है न्यूमेरिकल, एक बार नोट कर लो इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस का। तो ये वाला आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला पूछा जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना कि यदि वो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए पूछ रहा तो तब है ये, यानी कि घन्य क्रिस्टल के लिए पूछ रहा तब है ये। अगर घन्य क्रिस्टल के लिए पूछ रहा तब है ये। अगर नॉर्मली पूछा, नॉर्मली, तो नॉर्मल केस में ये वाला है भैया, ठीक है, नॉर्मल केस में क्या है, ये वाला है, ठीक है। जल्दी एक बार नोट कर लो सभी। और इसमें ये जो होता है, ये तो एच के एल तो हमारे मिलर इंडिसेस होते हैं, और डी क्या होते हैं, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, और ए क्या होता है इसमें, तो ए होता है हमारे पास लेटिस कांस्टेंट, वेयर स्मॉल इज लेटिस कांस्टेंट, यानी कि जालक नियतांक, जालक नियतांक। और एच के एल क्या होते हैं हमारे पास, मिलर इंडिसेस होते हैं। एक बार सभी नोट कर लेंगे यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, और आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है क्या आंसर रहा होगा। ये फॉर्मूला याद रखना भाई अभी आपको। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। देखो भाई, अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है भाई हमें, उसने गिवन कर रखा, इफ ए क्यूबिक लेटिस, इफ स्मॉल ए क्यूबिक लेटिस कांस्टेंट, क्यूबिक लेटिस कांस्टेंट, यानी कि स्मॉल ए क्या कह दिया, क्यूबिक लेटिस कांस्टेंट कह दिया। कैलकुलेट द, कैलकुलेट द इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, कैलकुलेट द इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस फॉर प्लेन, फॉर प्लेन। कौन कौन से प्लेन दे रखे हैं भैया, एक तो दे रखा 2 1 1, इसके लिए निकालनी है, फिर निकालनी है 0 0 1 के लिए, और फिर निकालनी है 1 1 1 के लिए। ठीक है भैया, कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी से। जल्दी से बताओ क्या क्या आएगी आंसर। पहले इस वाले प्लेन के लिए निकाल लो, फिर इस वाले के लिए हो, फिर इस वाले के लिए, यानी कि अलग अलग फॉर्मूला लगाओ। एच के एल के लिए ये वाला अलग लगाओ, एच के एल के लिए ये वाला अलग, एच के एल के लिए ये वाला अलग। और उसने शुरू में क्या रखा कि क्यूबिक लेटिस है, ठीक है भैया, घन्य जालक है। जल्दी से बताओ
चलो पहले वाले के लिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, दूसरे वाले के लिए आप सभी बता सकते हो सॉल्व करने के बाद। तो डी एच के एल का मतलब पहले इस वाले के लिए निकाल लेता हूँ 211 के लिए। तो ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से ए अपॉन एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 का स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 का स्क्वायर, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 का स्क्वायर, ये दे रखी है। तो ए अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक क्या है 6। तो ए अपॉन अंडर रूट 6 आ गया इसका। तो इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो अगले के लिए निकाल लो बिल्कुल इसी तरीके से। तो डी इसके लिए आ गया होगा, D001 के लिए क्या आ गया होगा, आप क्या होगे स्मॉल ए आ गया होगा। और D111 के लिए क्या आ गया होगा भैया, आप क्या होगे ए अपॉन अंडर रूट 3 आ गया होगा। ठीक है, ये टर्म्स आ गई सभी की, जल्दी से बताओ ये वाली टर्म्स आ गई सभी की। ठीक है भैया, ये टर्म्स आ गई। ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया। तो अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है भैया, अपने अलग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या है भैया हमारा अगला टॉपिक, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, क्या है इसका नाम, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, गार्ड संकुलित संरचना। ठीक है भाई, क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखो भाई क्लोज पैक स्ट्रक्चर जैसे आप सभी मान लो सपोज करो आपको एक डिब्बा दे दिया, आपको एक क्यूबिक के आकार का डिब्बा दे दिया, आपको उसमें मान लो कुछ भी चीज भरनी है, मान लो सपोज करो बॉल भरनी है या फिर कुछ सामान ऐसा भरना है, आप चाहे कितना भी ठूस ठूस का भर दो उसमें, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जगह बच जाएगी। तो हम क्या चाहेंगे कि भैया क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स वे सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कम स्थान में ज्यादा चीजें भरी हुई होती हैं, कम स्थान में ज्यादा चीजें भरी हुई होती हैं, उसे तो कहते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जल्दी से बताओ भैया, उसे तो कहते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अच्छा, क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे कह लगूं कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए आपको कौन सी चीजें, आपको इसके मेन फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ सभी एक बार। ठीक है, एक बार सभी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। फिर आगे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि क्लास में रुक कर प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप सभी एक बार बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, सभी का ओके है बिल्कुल, जल्दी बताओ भाई, सभी का ओके है। हाँ भैया जल्दी से बताओ सभी, सभी का ओके एकदम।
अब क्लियर है ना सभी का? चलो, क्लोज पैक स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा भैया। कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, ठीक है? कुछ बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले आपको बताता हूं कुछ बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लोज पैक स्ट्रक्चर का जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब देखेंगे। अगर मैं आपसे कह लगूं क्लोज पैक स्ट्रक्चर बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम 1D में देखते हैं। केस फर्स्ट देखते हैं, पहला केस फर्स्ट देखते हैं। अभी हमारा काम की चीज नहीं आ रही, अभी हमारी ये वाला क्लोज पैक्ड, क्लोज पैक, ठीक है भाई। अब पहले हम थोड़ी सी काम की चीज देख लेते हैं, अपने बेसिक कंसेप्ट है ये। अभी मतलब इससे रिलेट रिलेट तो है, पर ये वाला टॉपिक अलग है अपने आप में। पहले ये वाला बता देता हूँ मैं आपको, बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा इसका, ठीक है? पहले इससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का भी ज्ञान हो जाएगा। ये बेसिक है अभी थोड़ा सा आपका, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट है, और या आप इसे अपना रफ वर्क भी कह सकते हो, रफ, ठीक है? ये आप अपना रफ वर्क भी कह सकते हो, ठीक है? अगर मैंने आपसे कहा कि 1D के केस में क्लोज पैक क्या केस दिखाओगा, 1D के केस में क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं 1D के केस में? इन केस ऑफ वन डायमेंशनल, इन केस ऑफ वन डायमेंशनल, इन केस ऑफ वन डायमेंशनल। देखो भाई, अगर सपोज करो मैंने कोई भी एटम या बॉल कोई इस प्रकार से रखनी स्टार्ट कर दी, एक ही उसमें मतलब एक डायमेंशन में एक्स एक्सिस में रखनी स्टार्ट कर दी इस प्रकार से, तो जल्दी से सभी कमेंट करके बताओ भैया, कमेंट करके बताओ। मान लो अगर मैं इसे अपनी टेस्टिंग बॉल मान लूं, इस वाले को जो मैंने हरी करी है इस तरीके से, ये ग्रीन दिखाई है ये, तो भैया इसे कितने एटम घेरे हुए हैं जल्दी से बताओ कमेंट करके। जल्दी से बताओ भैया, ये ग्रीन वाली बॉल को कितने एटम टच करे हुए हैं, कितने एटम टच करे हुए हैं? टच बताने, टच एटम। ये ग्रीन वाली बॉल कितने एटम को टच करे हुए हैं, जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से बताओ। आपने बताया भैया दो टच करे हुए हैं, तो 1D के केस में क्लोज पैक स्ट्रक्चर जब दो एटम इसे टच करे हुए हैं ग्रीन वाली को, तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊं कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। उप सह संयोजक संख्या कितनी हो जाओगी? उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाओगी इस केस में? जल्दी से बताओ आंसर। अरे वाह, खुशी ने बताया 12। इस केस में यदि इस वाली को टच करे हुए है कि ये वाली और ये वाली, तो कितनी बॉल इसे टच करे हुए है, इस एटम को कितने एटम घेरे हुए हैं? तो आप कहोगे दो ही तो घेरे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस केस में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 ना रहेगा? है भैया, जल्दी से बताओ, 2 ना रहेगा इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या बताया मैंने कि 1D के केस में यदि मुझे क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखनी हो, तो इस एक हरे वाली बॉल को मतलब कितने एटम घेरे हुए हैं, तो आप कहोगे भैया 2 एटम घेरे हुए हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा भैया? जल्दी बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो ये कब है केस हमारा? 1D का। अब ये वाला जो मैंने आपको लिखवाया है हेडिंग क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये वाला 3D का केस होता है, जिसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बता रहे हो।
वो मतलब किसका क्या होता है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, अभी हम 3D वाला केस नहीं पढ़ रहे, अभी फिलहाल हम 1D के केस को चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, 1D के केस को। चलो एक दूसरा और बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को इस प्रकार से लिख सकता हूं कि एक विमीय के रूप में, एक विमीय रूप में, एक एक एटम को दो एटम टच करे हुए हैं, दो एटम टच करते हैं, टच करते हैं। अतः अतः कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई इस केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, चलो आगे चलते हैं, एक बार आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगा, अब की बार मैं 2D का केस लेकर चलता हूं, ये भी आपका रफ वर्क केस है, ये भी आपका कौन सा केस है, रफ वर्क का। ठीक है, चलो मैं एक बार पीछे चल के ये बता दूं, ये वाला जो क्लोज पैक है ना, ये 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर को बता रहा है, 3D को। ठीक है, तो पहले इससे पहले हम कौन कौन सा पढ़ लेते हैं, 1D को पढ़ लेते हैं और 2D को पढ़ लेते हैं, 3D को बाद में देखेंगे। ठीक है भैया, 3D को किस में देखेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे एक बार। एक बार पहले अपने उसी को देख लेते हैं, पहला 2D का केस देख लेते हैं एक बार। एक बार जल्दी से थंब करके बताओ, मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से। अब हम देखते हैं 2D का केस, 2D का केस, 2D में क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D केस सेकंड है वो हमारा, कौन सा है, केस सेकंड। चलो भैया करते हैं इसको भी। अगर मैं अब की बार आपसे कह लगा कि भाई अब की बार मैंने जैसे ये ए रखा, ये इस तरीके से, देखो अब आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं 2D वाले केस में। देखो जब इस तरीके से आपका 1D हो गया था, यदि जब मैं 2D रखता हूं, ठीक है, क्या रखता हूं भैया, 2D रखता हूं। देखो 2D वाले केस में ये सभी इस तरीके से अगर मैं बॉल रखता हूं, तो मैं इसे कहता हूं ए टाइप का पैटर्न। क्या कहता हूं भैया, ए टाइप का पैटर्न। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, क्या बोलता हूं मैं इसे, ए टाइप का पैटर्न। ठीक है, क्या बोलता हूं मैं इसे, ए टाइप का पैटर्न। अब यदि मैं क्या काम करूं, दूसरे को भी इसके नीचे ही या इसके ऊपर ही इस प्रकार से अगर ऐसे ही रखता चलूं, इस प्रकार से रखता चलूं, बिल्कुल इसके नीचे नीचे ऐसी, जितना जैसा ऊपर रखी थी, तो ऐसी मैं तीसरे वाले को भी रखूं ऐसी। तो अब मुझे देखो ये वाला भी ए पैटर्न, क्योंकि अभी मैंने ए के नीचे, ए के ऊपर ए के ऊपर ए इस प्रकार से रख दिया। ये कुछ 3D टाइप की स्ट्रक्चर है, जैसे एक बार बॉल बिछाने के बाद मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉल बिछा दी, मान लो थर्माकोल की बॉल, उसके ऊपर ही ए बॉल और रख दी, उसके ऊपर ए बॉल और रख दी, यानी कि ए के ऊपर ए लेयर, ए के ऊपर ए लेयर रख दी। ठीक है, तो इस केस में मुझे जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो, अगर मैं इसे स्पेसिफाइड एटम कह दूं, तो ये वाला एटम कितने एटमों से घिरा हुआ है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये वाला एटम कितने एटमों से घिरा हुआ है, जल्दी से बताओ, ये वाला एटम कितने एटमों से घिरा हुआ है, देखा चेक करके। एक तो इससे पहला, फिर एक इससे दूसरा, ठीक है भैया, एक किससे, जल्दी से बताओ, और किस किस से,
चलो पहले आप काउंट करके बताओ अपने अकॉर्डिंग, मैं तो बता ही दूंगा। जल्दी से बताओ कितने एटमों से घिरा हुआ है, जल्दी से, जल्दी बताओ। एक बच्चे का आंसर 8, एक का 4, एक का 4। चलो चेक करके दिखाता हूँ अभी आपको, चेक करके बताता हूँ। देखो इस वाले यहाँ से स्टार्ट करा, ए यहाँ से इससे घिरा हुआ है, इससे टच है। देखो ये वाला इससे टच है, ये वाला इससे टच है। अब इस वाले से थोड़ी ना है टच, ए भैया इस वाले से थोड़ी ना है टच। किससे टच? देखो एक इस वाले से टच है, क्या इस वाले से भी टच है? हाँ जी इस वाले से भी टच है। क्या इस वाले से टच है? नहीं नहीं नहीं, इस वाले से नहीं है। तो इस प्रकार से ये बनाया, इसने क्या बनाया, कितने एटमों से टच है? जल्दी से देखो एक बार, जल्दी मैं कट भी करता चला जाऊंगा कितने से। क्या इस वाले से टच था यो? नहीं था। क्या इस वाले से टच था? नहीं था। क्या इस वाले से टच था? नहीं था। इस वाले से टच था? नहीं था। कितनों से टच था इस केस में? जल्दी से बताओ कितनों से टच था? 4 से टच था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस केस में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस केस में? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा? 4 रहा। और हमारी लेयर किस प्रकार की रही? ए ए ए। ठीक है भैया, ए ए। इस प्रकार से कोई दिक्कत समस्या? बिल्कुल सही बताया है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बताया है। तो इसे पता क्या बोलते हैं? ये क्या बना है हमारा? स्क्वायर बना है, स्क्वायर। इसे इस तरीके से जो ये बना है, इस तरीके से ये जो बना है, इसे क्या बोलते हैं भैया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये सभी अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहा है आपका। क्लोज पैकिंग, जिससे कि आपको जो ए वाला सिस्टम समझ में आ जावे। अभी आपको एक बात पक्की पता लगी होगी, अगर ए के मतलब इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर है, तो सबका पैटर्न क्या आता है? ए ए ए। ठीक है, सबका पैटर्न क्या आता है? ए ए ए। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, अब हम देखते हैं। ये तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D में थी, तो 2D में भी दो तरीके के होते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? ये था स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। और अभी अब हम किस में देख लेते हैं एक बार। इसी का दूसरा है यहां से, ये तो सभी इसका, ये तो सभी इसका था। दूसरा नाम है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन 2D, इन 2D। अभी हम 2D का केस पढ़ रहे हैं, वो जो मैं सबसे शुरुआत में लिख के आया था जो हमारे सिलेबस में है भैया, वो 3D का केस है। और वहां से ही क्वेश्चन आने हैं। ये तो आपको मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जो ए का सिस्टम समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको, और ये कोऑर्डिनेशन का सिस्टम समझा रहा हूँ किस प्रकार से। ठीक है भैया, तो अब इस वाले को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D में कैसे बनेगी। ठीक है भैया, चलो चेकआउट करते हैं जल्दी से, जल्दी से देखते हैं भैया। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन इन 2D, इन 2D। अच्छा भैया, अब ये कैसा बनेगा? चलो एक बार चेकआउट मारते हैं इसमें भी। अगर मैं आपसे कह लगूं कि अब की बार बनने ए बनाया, मान लो ए लेयर रखी इस प्रकार से, क्या रखी, क्या रखी? ए लेयर रखी। ठीक है भैया, क्या रखी? ए लेयर। ये इस प्रकार से ए लेयर रखी, क्या रखी? यो ए लेयर रखी सारी, ए लेयर रखी। अच्छा आप देख रहे होगे कि मतलब इनकी नीचे मतलब थोड़े थोड़े से गड्ढे से दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसे बोलते हैं डिस्पर्सन। यानी कि एक तरीके से मतलब दबा हुआ एरिया, इस वाले एरिया को, ये वाला, तो इसी एरिया को भरने के लिए एक लेयर लगाते हैं यहीं पे ही। क्या लगाते हैं? लेयर लगाते हैं, मतलब इसी के नीचे इस एरिया को भरने के लिए। ठीक है भैया, इस एरिया को भरने के लिए जहाँ पे वो गड्ढा है, जो ये दबाव, जो ये दिख रहा है, चलो मैं एक दिखाता हूँ आपको। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया को भरने के लिए इस ये वाला एरिया, चलो अभी मैं आपको ये बस इस इन एरो से मैंने बता दिया, ये वाले एरिया भरने के लिए एक लेयर लगाता हूँ दूसरे वाली। ठीक है भाई, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इन एरिया को भरने के लिए इनके नीचे ही एक ऐसा ऐसा वो लगाता हूँ, लेयर लगाता हूँ। ठीक है, क्या लगाता हूँ? लेयर लगाता हूँ इस तरीके से। ठीक है भैया, इस वाली लेयर का नाम, जो जो एक एक गड्ढों को भर रहा है, जो एक एक गड्ढों को भर रहा है, डिस्पर्सन को भर रहा है, फिलअप कर रहा है, इस वाली लेयर का पता नाम क्या बन जाता है भैया? इस वाली लेयर का नाम बन जाता है, जो इन गड्ढों को भर रहा है, बी लेयर। क्या बन जाता है? बी लेयर। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? अब क्या काम करता हूं, अब क्या काम करता हूं, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। ये तो ए रख दिया, इनके गड्ढों को भरने के लिए बी लेयर लगा दी। अब क्या तीसरी लेयर जो रखी जाएगी, तीसरी लेयर जो रखी जाएगी वो ए पे ही, ए के गड्ढों को भरने के लिए रखी जाओगी। अब ए के गड्ढों को भरने वाली लेयर को मैं मान लो इस वाले, मान लो मैं कह देता हूँ ये वाले जो इसके इसमें जो ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्पर्सन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको बिच के, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो बिच के दिखाई दे रहा है, इन लेयर को भरने के लिए और एटम की आवश्यकता पड़ती है मुझे। मैं इस प्रकार से एटम लगाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से एटम लगाता हूँ इनके नीचे, इस प्रकार से। तो ये वाली जो लेयर आई है, इस वाले को मैं ए ही कहता हूँ। क्या कहता हूँ भैया? ए ही कहता हूँ, क्योंकि ये वाली जो तीसरी लेयर है ना, ए के ऊपर रखी जाओगे, जहां पे ए के गड्ढे बचे रहेंगे। यो हमें लग तो ऐसा रहा कि यो बी के गड्ढे भर रही है, लेकिन ये तीसरी वाली लेयर ए के ऊपर ही आती है, इस वजह से इसका पैटर्न आता है ए बी ए, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ए के बाद बी आएगी, बी के बाद ए आएगी, इस प्रकार से। तो अब मुझे एक बार यो बता दो भैया, एक बार जल्दी से यो बता दो, अगर मैं इसमें स्पेसिफाइड एटम ले लूं, सपोज करो कोई सा भी एक स्पेसिफाइड एटम ले लूं, मान लो ये वाला ले लेता हूं, ये वाला। तो इसे बताओ कितने कितने एटम टच करे हुए हैं? थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है भैया, थोड़े बारीक गड्ढे और वैसे होने की वजह से। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा मिल के आता है इससे, ये वाला थोड़ा सा ऐसा मिल के आता है, ये वाला भी थोड़ा सा ऐसा मिल के आता है। अब मुझे जल्दी बताओ, इस वाले हरे वाले को कितने एटम घेरे हुए हैं? जल्दी से, जल्दी से बताओ कितने एटम घेरे हुए हैं? जल्दी, एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, कितने एटम घेरे हुए हैं? कितने एटम घेरे हुए हैं भैया? 6, 6 बताया अभी तक। देखते हैं चेक करके। देखो भाई, यो वाला इससे भी मिल रहा है, यहाँ से यो वाला इससे भी मिल रहा है। ठीक है, यो वाला क्या हो रहा है? इससे भी मिल रहा है, यो वाला इससे भी मिल रहा है, यो वाला इससे भी मिल रहा है, यो वाला इससे भी मिल रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे ध्यान पूर्वक, आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे, तो देखना भैया कितने कोने दिखाई दे रहे होंगे आपको, जल्दी से बताओ कितने कोने दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर्स बनी भैया हमारी। तो ये कुछ इस तरीके की बनी स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा बनी हमारी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भैया इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेक्सा। और हेक्सा माने क्या होता है? 6। क्या होता है भैया? 6। तो इसका हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी से बताओ क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? आंसर बताओ जल्दी से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भैया सभी। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके कितना रहेगा।
जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया सभी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा इसका। फिर आगे चलते हैं और अपने 3D वाले पे चलते हैं भैया आगे फिर। जल्दी से। 6 6 6। बहुत बढ़िया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। किस केस में, 2D वाले केस में। ठीक है भैया, किस वाले केस में, 2D वाले केस में। ठीक है, तो पैटर्न तो आपको पता ही लग गया होगा, पैटर्न क्या रहा होगा, पैटर्न क्या रहा होगा इसका, ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से रहता चला जाओगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो अब आया है। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, अब आया है हमारा सिलेबस में। क्या, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या, क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3D, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन 3D, इन 3D। और यही है हमारा सिलेबस में, यही कैसा हमारा सिलेबस में है। तो भैया ध्यान से समझेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। अगर मैं आपसे कह लगूं क्लोज पैक स्ट्रक्चर की पहचान या मेन फीचर्स क्या है, और सारी चीजें हमारी यही इसी के लिखाने, वो जो बनना है आपको अभी बताया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 4 6, वे वाला नहीं आता, ये वाला आता है। वो तो बस नॉर्मली बेसिक 2D में है, 1D 2D नहीं है हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है भैया 3D। तो इस वजह से आपसे पूछा लगा भैया क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ना 2 लगाना ना 3 लगाना, सबसे ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर 3D में मानी जाती है। तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर सबसे टॉप लेवल की क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। क्या होता है इसका मेन फीचर्स देख लो। क्या होता है मेन फीचर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर अब आप समझ गए होगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कितना होता है भैया, 12। क्या होता है भैया, 12। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स का क्या रहा होगा, 12। तो अब एक बात बता दो मुझे जल्दी से सभी कमेंट करके, क्या एससी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक, क्या क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, क्या क्लोज पैक स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक सरल गण्य, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो भैया यो कैसे किस टाइप की स्ट्रक्चर है, लूज पैक स्ट्रक्चर है, लूज पैक स्ट्रक्चर है। कैसी है, लूज पैक स्ट्रक्चर, यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो या 12 से ज्यादा हो वे होते हैं हमारी क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से कम कम हो वे क्लोज पैक स्ट्रक्चर बने, मतलब नॉर्मली शो कर सकते हैं लेकिन बनाएगी नहीं वे इतनी अच्छी। सबसे अच्छी किसकी रहेगी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो। ठीक है भैया, तो सिंपल क्यूबिक कैसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है इसका, 6 होता है। तो ये लूज पैक स्ट्रक्चर है। क्या बीसीसी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, आप कहोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो यो भी कैसी है हमारी, लूज पैक स्ट्रक्चर है। कैसी है, लूज पैक स्ट्रक्चर है। ठीक है भैया, क्या हमारी एफसीसी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, आप कहोगे बिल्कुल है जी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है,